नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेट 8 को। एंड एज यू गाइज आर अवेयर कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के क्रैश कोर्स को। हम ऑलमोस्ट इसमें आखिरी के सेट्स डिस्कस कर रहे हैं। कपल ऑफ डेज मोर एंड वी विल वाइंड दिस एंटायर क्रैश कोर्स अप, बिकॉज एज यू नो कि अक्टूबर 4 को प्रीलिम्स होने वाला है, समय काफ़ी कम है। यहाँ पर यदि आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है। वहाँ पर जाके आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे हमने आने वाले प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड कोर्स बनाया है, दैट इज़ द पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स। यदि आप इस प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं अक्टूबर 4 को, ज़रूर इस कोर्स को बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। एक काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है और मात्र 12 से 13 दिन में आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। इवन इफ़ यू बाय नाउ, आप एटलीस्ट 80% कोर्स को समाप्त कर सकते हैं बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल ऑन 4 अक्टूबर, राइट। ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो हमारे बेसिकली टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे: ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लैक रॉक, एंड्रॉयड मॉलवेयर, पेटेंट पूल्स, एक्सेलरेट विज्ञान, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ITER, विंटर डीजल। इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द टॉपिक ऑफ विंटर डीजल। इन दो टॉपिक से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ब्लैक रॉक, एंड्रॉयड मॉलवेयर के ऊपर से भी सवाल आ सकता है, बट थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आएगा बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी बनता है, राइट। इसके अलावा हम बाकी टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें जो हमारे मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो बेसिकली IT के टॉपिक्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। स्पेस बेस्ड टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट सभी के सभी कवर कर लिए हैं। वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग एज फार एज स्पेस बेस्ड टॉपिक्स आर कंसर्न्ड, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPAI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 जून को ये हुआ था। इंडिया बिकम्स अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPAI। अभी तक आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और कई बार सवाल भी आते हैं AI को लेकर, राइट। लेकिन AI में एक बहुत बड़ा लूप होल था। वो लूप होल ये था कि कई सारे लोग, कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे एक्टिविस्ट इसको क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या AI एक ह्यूमन टेक्नोलॉजी बन पाएगी, यानी कि क्या AI को एग्जिस्ट कर पाएगी विद ह्यूमन बींग्स, क्या ये ह्यूमैनिटी के साथ को एग्जिस्ट कर पाएगी। इसको लेके बहुत बड़ा सवाल था और इसी सवाल का जवाब बेसिकली दिया जा रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर की तरह जुड़ा है। GPAI बेसिकली है क्या? ये एक मल्टी स्टेक होल्डर, ठीक है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वांट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ AI, कि हम AI का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे कि उसमें जो मनुष्य है उसको बेसिकली सेंटर पे रखा जाएगा। द डेवलपमेंट, जो विकास होगा विद द हेल्प ऑफ AI, उसमें ह्यूमन को सेंटर पे रखा जाएगा। एंड दे वांट टू प्रमोट द यूज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबल AI ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। यहाँ पर इन सभी जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ का ध्यान रखते हुए, टू प्रमोट दीज वैल्यूज़, टू अपहोल्ड दीज वैल्यूज़, GPAI को यहाँ पर बनाया गया है। GPAI के और अन्य मेंबर क्या हैं? USA है, UK है, EU है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर एंड स्लोवेनिया। कई सारी कंट्रीज़ हैं हु हैव जॉइंड GPAI इन द बिगिनिंग स्टेज। हो सकता है आगे जाके और भी सदस्य इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एंटर कर जाएंगे, राइट। फाइनली GPAI का जो सेक्रेटेरिएट है, इट विल बी होस्टेड, फॉर नाउ इट विल बी होस्टेड बाय द OECD इन पेरिस। OECD का सेक्रेटेरिएट आपको मालूम होगा पेरिस में लोकेटेड है, वहीं पर GPAI भी वहाँ पे होगा। एंड इसके 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ भी होंगे, एक इन मॉन्ट्रियल, सेकंड इन पेरिस। मॉन्ट्रियल इज़ अ सिटी लोकेटेड इन कनाडा, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। आई रिपीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी थोड़े बहुत फैक्ट्स हमने आपको इसके बारे में बताए हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंड हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ दी ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मॉलवेयर। ये बेसिकली क्या चीज़ है? ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मॉलवेयर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक रॉक
एंड्रॉयड ट्रोजन मॉलवेयर सेज सर्टेन, यहाँ पर सर्टेन सेज द मॉलवेयर इज डेडली एज इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिफ्लेक्ट मेजॉरिटी ऑफ एंटीवायरस एप्लीकेशंस। क्या होता है मॉलवेयर, किस तरीके से अटैक करता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सो ये जो नया एंड्रॉयड का मॉलवेयर है, इसकी सबसे जो खास बात है वो ये है कि इट कैन टेक डेटा फ्रॉम 337 ऐप्स इंक्लूडिंग जीमेल एंड ऊबर। अगर ये मॉलवेयर आपके फ़ोन में आ जाता है, जो एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हैं, अगर उसमें ये आ जाता है, सो ये आपके कार्ड डेटा को स्टील कर सकता है। कार्ड डेटा को कम से कम 337 ऐप्स में से ये स्टील कर सकता है। अब सवाल कई सारे आए थे कि असल में ये ब्लैक रॉक का जो एंड्रॉयड मॉलवेयर है, क्या ये नया बना है? सो इसका जवाब है नहीं, ये नया मॉलवेयर नहीं है, ये बेसिकली अपग्रेड होता आया है। 2017 में एक मॉलवेयर आया था जो कि लगभग 1 साल तक चला था, विच गोज़ बाय द नेम ऑफ लोकी बॉट। उसके बाद 18 में आया मिस्ट्री बॉट, देन वी हैव पैरासाइट, देन वी हैव ज़र्क्सीस एंड देन वी हैव ब्लैक रॉक। सो इस तरीके से ये बेसिकली अपग्रेड होता आया। और अपग्रेड होने में फ़र्क क्या था कि मान लीजिए लोकी बॉट आपके फ़ोन की 100 ऐप्स को टारगेट कर सकता है, लेकिन ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मॉलवेयर की जो क्षमता है वो है 337 डिफरेंट ऐप्स को टारगेट करने की। सो काफ़ी फेमस ऐप्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, उन ऐप्स में से ये आपके कार्ड डेटा को उठा सकता है एंड देन बेसिकली आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लैक रॉक एंड अदर एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन्स, राइट। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ये कि ये आपके फ़ोन में आता कैसे है। सो ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि हाउ डज़ द मॉलवेयर एंटर योर फ़ोन। सो उसके लिए आपको समझना होगा कि असल में यदि आप गूगल के प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करेंगे, सो उस केस में यहाँ पर ऐसा मॉलवेयर नहीं आता है, राइट। इसको ट्रोजन कहा जाता है। ट्रोजन आई एम श्योर आपको मालूम होगा, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से रेफरेंस लिया गया है। ट्रोजन हॉर्सेस बोला जाता है। सो ट्रोजन हॉर्सेस में क्या होता था कि हॉर्सेस के अंदर उनके सैनिक छुपे होते थे और जब वो जाते थे दुश्मन को अटैक करने, सो हॉर्सेस से निकल कर वो अटैक करते थे। तो दुश्मन को लगता था कि हॉर्सेस आ रहे हैं, बट असल में इट वॉज अ ट्रोजन हॉर्स, यानी कि उसके अंदर कुछ और छुपा होता था। सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आप इसको अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऐप, मान लीजिए ऊबर की ऐप है या जीमेल की ऐप है या कई सारी और अन्य ऐप्स हैं, यदि तो आप इसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, सो इस केस में ट्रोजन यहाँ पर आपके फ़ोन में एंटर नहीं कर सकता है। बट कभी कभार क्या होता है कि कई सारे लोग, आपने सुना होगा, वो कुछ ऐप्स को डाल लेते हैं APK फाइल्स के थ्रू, .apk फाइल्स के थ्रू अपने फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, सो द प्रोबेबिलिटी कि आपके फ़ोन में यहाँ पर ये ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मॉलवेयर आ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड स्पेशली ये चीज़ हम आज इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आपको मालूम होगा पिछले 1.5-2 महीने में भारत सरकार ने 100 से भी ज़्यादा ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें कई सारी चाइनीज़ ऐप्स इन्वॉल्व हैं। सो यदि आप उन बैंड ऐप्स को अपने फ़ोन में डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो उस केस में द प्रोबेबिलिटी कि ये ट्रोजन मॉलवेयर आपके फ़ोन को अटैक करेगा, आपके फ़ोन में एंट्री ले सकता है, काफ़ी बढ़ जाती है। सो प्लीज़ अवॉइड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर आपका जो बेस्ट बेट है वो यही है, डाउनलोड ऐप्स ओनली फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर्स, और आपको अच्छे पासवर्ड्स यूज़ करने होंगे। बिवेयर ऑफ स्पैम एंड फिशिंग ईमेल्स। कोई भी आपको ईमेल आती है, कोई स्पैम आता है, सो वहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस कि ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आने लग चुके हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर, आपकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इनिशिएटिव की जो कि लॉन्च किया गया है SERB के द्वारा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इन्होंने लॉन्च किया था एक्सेलरेट विज्ञान। आप देख सकते हैं जुलाई 2 की खबर है, ये इसका लोगो है, एक्सेलरेट विज्ञान। ये करता क्या है, इसका बेसिकली मूल उद्देश्य क्या है। सो SERB लॉन्च्ड एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम टू पुश द साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। सो यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एज आई टोल्ड यू, साइंटिफिक रिसर्च को पुश करना है, लेकिन किन किन तरीकों के थ्रू पुश करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गिव more thrust on encouraging high-end scientific research and preparing scientific manpower which can lead to research careers and knowledge-based economy। ठीक है, सो हम यहाँ पे हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च को पुश देना चाहते हैं एंड वी वांट टू प्रिपेयर द साइंटिफिक मैन पावर जिसके थ्रू आगे जाके रिसर्च में करियर्स इंडिया में बन सके। आपको देखिए, अभी तक मालूम होगा कि
रिसर्च में जो करियर्स हैं वो इंडिया में काफ़ी कम बनते हैं, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से इंडिया में पढ़ लेते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो वो अक्सर फॉरेन कंट्रीज़ में विजिट करना प्रेफर करते हैं। दे डू नॉट प्रेफर टू स्टे इन इंडिया बिकॉज यहाँ पर जो रिसर्च में करियर नहीं बन पाता। रिसर्च में आप ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी कर लेते हैं या फिर उसके बाद बहुत ही कम साइंटिस्ट की वैकेंसीज़ हैं जो कि इंडिया में लाई करती हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर प्रेफर करते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपनी स्टडी को परस्यू करें। सो ये एक मेन पर्पस है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम को पुश करने का। इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है? पहला है अभ्यास एंड दूसरा है समूहन। अभ्यास क्या है? सबसे पहले एक्चुअली हम समूहन की बात करते हैं। समूहन बेसिकली इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एक्सेलरेट विज्ञान, ठीक है, इससे आपकी शुरुआत होती है। इसमें क्या किया जा रहा है? इट एम्स टू एनकरेज, एग्रीगेट एंड कंसोलिडेट ऑल दी साइंटिफिक इंटरेक्शंस इन द कंट्री अंडर वन कॉमन रूफ। सो जितनी भी साइंटिफिक इंटरेक्शंस पूरे देश भर में हो रही हैं उनको एक जगह पे एकीकृत करना, राइट, ये इसका मेन काम है। इसके दो आगे सब कॉम्पोनेंट्स हैं। वन इज़ संयोजिका, सेकेंड इज़ संगोष्ठी। Sayojika is an open-ended program to catalog the capacity building activities in science and technology supported by all government funding agencies in the country। जितनी भी साइंस टेक को लेके जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं भारत के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की, यानी कि लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए, राइट, और स्पेशली जिनको फंडिंग मिली है सरकारी एजेंसीज़ के द्वारा, उनका यहाँ पे कैटलॉग बनाया जाएगा सो दैट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कि यहाँ पर सरकार इस जगह ये कर रही है, इस इंस्टीट्यूट में ये कर रही है, इस पर्टिकुलर संस्थान में ये किया जा रहा है। देन संगोष्ठी एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था SERB का, वो भी इसी के अंदर इंटीग्रेट कर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है अभ्यास। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय एनेबलिंग एंड ग्रूमिंग पोटेंशियल PG या PhD स्टूडेंट्स बाय मीन्स ऑफ डेवलपिंग देयर रिसर्च स्किल्स इन सेलेक्टेड एरियाज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स और फील्ड्स। आपको यहाँ पे याद क्या करना है कि ये यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करना चाहता है, किसके लिए? जो पोटेंशियल PG या PhD स्टूडेंट्स हैं, राइट। ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी PG या PhD स्टूडेंट जो होने वाले हैं, जो बनने वाले हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने UG कर लिया है, अंडर ग्रेजुएशन कर लिया है, वो PG के लिए जा रहा है, सो उस इंसान के लिए ये बेसिकली उसको एक तरीके से पुश करना चाहता है, उसकी रिसर्च स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करवाना चाहता है इन सिलेक्टेड एरियाज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स और फील्ड्स। इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ कार्यशाला जिसमें हाई एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी, एंड सेकंड इज़ रिसर्च इंटर्नशिप्स विच गोज़ बाय द नेम ऑफ वृत्तिका। सो ये बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों के दो आगे आगे सब कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेट विज्ञान, राइट। इतनी सी ही स्कीम है। वन वर्ड में साइंटिफिक रिसर्च को पुश करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें SERB की, सो SERB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 के तहत बनाई गई थी और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत फंक्शन करती है। डोंट मेक द मिस्टेक कि ये MHRD के अंडर आती है या फिर MHRD का जो नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये DST के अंडर आती है। इट एम्स टू प्रमोट बेसिक रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पर्सन्स एंगेज्ड इन द रिसर्च, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके सवाल प्रीलिम्स में आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, बट मेंस में सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। एंड द रीज़न आई से दिस इज़ बिकॉज 2018 के UPSC के मेंस में डायरेक्टली सवाल पूछा जा चुका है रिगार्डिंग द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया था। आई विल कम बैक टू दिस कि एग्जैक्टली क्या है ये। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बेसिक्स क्या हैं। देखिए, आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा कि स्टेट ऑफ मैटर 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। हर कोई पढ़ता है, हर कोई स्कूल में यही सीख कर आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, राइट। लेकिन इसकी एक और स्टेट ऑफ मैटर होती है विच गोज़ बाय द नेम ऑफ प्लाज्मा। सो चौथी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। पांचवी स्टेट ऑफ मैटर भी होती है। पांचवी स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको कि हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से रेफर कर रहे हैं। सो 1 2 3 1 2 3 फोर्थ इज प्लाज्मा, फिफ्थ इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। फिलहाल अगेन रुक जाइए यहाँ पे। लेट अस टॉक अबाउट प्लाज्मा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में बेसिकली आपके
व्हाट यू हैव इज़ कि प्लाज्मा में एक तरीके का मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। आप वहाँ पे उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली प्लाज्मा क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है। जी नहीं, आप नहीं बता सकते हैं। इसीलिए उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जाना गया था। प्लाज्मा की डिस्कवरी काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ये 1920 के आसपास ही हो चुका था। और किस किस ने किया था इसमें? जो दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने यहाँ पर मिलकर इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट में लेकर आए थे ये लोग। थ्योरेटिकली ये लोग बोला था इन्होंने कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सो अगर आपको जाके देखना है किस तरीके से ये बेसिकली पूरी कहानी हुई थी। भारत के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने चिट्ठी लिखी एल्बर्ट आइंस्टाइन को एंड उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को समझाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि दिस इज़ वेरी क्लोज कि टू व्हाट आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। एंड फाइनली फिर वो लोग मिलते हैं एंड उसके बाद इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का यहाँ पे एक तरीके से निर्माण किया। लेकिन अभी तक जो निर्माण था वो केवल प्रेडिक्शन थी, अभी तक जो था वो केवल थ्योरी में था, राइट। और इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में होता क्या है? अगर हम बात करें प्लाज्मा में, हमने आपको समझा दिया कि डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, ये बनता कैसे है? जब एटम्स ऑफ सर्टन एलिमेंट्स दे आर कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। नियर एब्सोल्यूट जीरो, जब भी जीरो की बात हो रही है, सो यहाँ पे जीरो केल्विन की बात हो रही है, जीरो सेल्सियस की नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस तो कहीं पर भी अटेन हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तो आपके घर पे अटेन हो जाता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, राइट। लेकिन यहाँ पर कूल टू एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन, जिसका मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके आपके कुछ सर्टन एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि वो वहाँ पर बन जाते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो इसे कहा गया है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको अभी तक स्पेस में कहीं पर भी विजुलाइज नहीं किया गया था। पहली बार इस बार जून की बात है जब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को नासा के वैज्ञानिकों ने यहाँ पे इसको देखा। और ये किसके थ्रू देखा? देवर अबोर्ड दी ISS, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके अबोर्ड यहाँ पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनते हुए देखा, राइट। अब सवाल ये भी आता है कि वाई आर वी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, कि हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को क्यों समझना चाहते हैं। सो देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो कि अभी तक हम एटलीस्ट धरती पे करने में नाकामयाब हैं, उसको हम स्पेस में कर पाएंगे। सर्च फॉर डार्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स को जब पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2017 की बात है आई थिंक, या 16 की। सो इट वाज अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर द साइंस सर्कल्स, राइट। सो यहाँ पर हम उनके लिए सर्च कर सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट नेविगेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, प्रॉस्पेक्टिंग फॉर सब सर्फेस मिनरल्स ऑन मून एंड अदर प्लानिटरी बॉडीज, एंड दीज एप्लीकेशंस आर एंडलेस। सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको लेके मेंस में सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। केवल इतनी चीज़ समझ लीजिए, प्रीलिम्स में अगर आएगा तो केवल ये चीज़ आ सकती है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ITER के बारे में। सो ITER अगेन आई एम श्योर आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2006 में शुरू किया गया था। और इसको बेसिकली आप वन वर्ड में सन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिकली यहाँ पे कोशिश है वैज्ञानिकों की, कई सारे देशों के वैज्ञानिक यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिक्रिएट जो सन की सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको धरती पर रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो यहाँ पर ITER जो 2006 में शुरू हुआ था, कौन सी कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई हैं इस पर्टिकुलर फिगर से देख सकते हैं। चाइना, EU, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, USA। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ हैं जो कि जुड़ी हुई हैं ITER में। और दीज 7 कंट्रीज़ यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। फाइनली अभी क्या हुआ है, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमानुअल मैक्रोन जी, उन्होंने जुलाई 27 को इसकी असेंबली को शुरू करने की इनॉग्रेशन की थी। द असेंबली ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बिगैन इन फ्रांस। सो इसमें कई सारी कंट्रीज़ भाग किस तरीके से ले रही हैं, हर कंट्री का कुछ ना कुछ अपना अपना योगदान है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ITER है ये, और ITER में ये कुछ चीज़ आपको यहाँ पे चाइना दे रही है, कुछ चीज़ आपको यहाँ पे कनाडा दे रही है, राइट, जापान दे रही है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा इंडिया का योगदान क्या है, इंडिया का योगदान है क्रायोस्टैट।
cryostat is being given by India over here, right? I will come back to that slide. पहले हम ITER के कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं. So ITER सबसे पहले तो फ्रांस में लोकेटेड है. इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टोकामाक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर. टोकामाक क्या होता है? टोकामाक बेसिकली एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है जो कि इसके लिए डिज़ाइन की गई थी टू प्रूव द फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज अ लार्ज स्केल एंड कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल दैट पावर्स सन्स एंड स्टार्स. सो अगेन डोंट गो इनटू टू मच डिटेल, केवल इतना समझ लीजिए कि टोकामाक एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है जो कि ऑलमोस्ट उसी प्रिंसिपल पे फंक्शन करती है जैसे सन और स्टार फंक्शन करते हैं. सो क्योंकि हम उसी को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, सो इसीलिए इसको टोकामाक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है. ये जॉइंट एफर्ट है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. इसकी लॉन्चिंग 2006 में हुई थी. अनदर फैक्ट आई वांट टू टेल यू, फ्रांस में एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड कैडाराश. सो CADARACHE, आई विल री राइट दैट फॉर यू. यहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली लगाया गया है. अब कमिंग टू इंडिया, इसमें क्या दे रहा है? सो इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ क्रायोस्टैट, ठीक है, और उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं. मेनली क्रायोस्टैट इंडिया दे रहा है. इस क्रायोस्टैट को बना कौन रहा है? ITER इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर. सो मेन जो है IPR है इंडिया का प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो कि गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है. उसके तहत उन्होंने एक छोटा सा विभाग बनाया हुआ है विच गोज बाय द नेम ऑफ ITER इंडिया, जो कि यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर है ये बात? फाइनली टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ विंटर डीजल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यदि आप इस टॉपिक के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, सो ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, इसको आप यहाँ पे जाके रेफर कर सकते हैं. बट मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली भी बता दूंगा एग्जैक्टली होता क्या है. देखिए, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, नॉर्मली समझ लेते हैं कि डीजल क्या होता है. यहाँ पर जब जो नॉर्मल आप और मैं, जो हम जैसे लोग हैं जो नॉर्मल प्लेन्स एरिया में रहते हैं, जब डीजल का हम इस्तेमाल करते हैं, सो हम नॉर्मल डीजल का इस्तेमाल करते हैं. आपको समझना होगा कि जो रेगुलर डीजल फ्यूल है इसमें होता है पैराफिन वैक्स, ठीक है. पैराफिन वैक्स को ऐड किया जाता है टू द डीजल. क्यों? टू इम्प्रूव द विस्कोसिटी एंड द लुब्रिकेशन, ठीक है. आपने देखा होगा डीजल की विस्कोसिटी काफ़ी हाई रहती है. सो इसकी विस्कोसिटी को और लुब्रिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पैराफिन वैक्स को ऐड किया जाता है. लेकिन मान लीजिए आपका टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, उस केस में पैराफिन वैक्स बेसिकली थिकन हो जाती है या फिर जेल फॉर्म में हो जाती है, मोटी हो जाती है. एंड जिसकी वजह से जो वो इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि वो जम जाती है. क्योंकि वो जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार में फ्यूल का फ्लो है वो ऑलमोस्ट रुक जाता है, ठीक है. आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे आपकी मोमबत्ती होती है, वैक्स होती है, राइट. सो उसकी जो वैक्स निकलती है, जो मोम निकलती है, वो कुछ टाइम बाद जम जाती है. ऑलमोस्ट वैसा ही हाल हो जाता है पैराफिन वैक्स का बहुत ही कम टेम्परेचर पे. सो व्हेन इट बेसिकली फ्रीजेस, उसके बाद जो गाड़ी में उसका फ्यूल का फ्लो है वो होना बंद हो जाता है. जेल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द डीजल फ्यूल फ्रीजेस सॉलिड एंड कैन नो लॉन्गर फ्लो बाय ग्रेविटी और बी पम्प्ड थ्रू फ्यूल लाइन्स. सो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है जेल पॉइंट. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, बेसिकली जेल पॉइंट का टेम्परेचर है जहाँ पे आपका डीजल फ्यूल फ्रीज कर जाता है, फ्रीजेज एज एंड बिकम्स सॉलिड, जिसकी वजह से वो और फ्लो नहीं कर पाता है. क्लियर है बात? सो यहाँ पर जो देखिए, नॉर्मली जो हम और आप और मैं जैसे लोग जो प्लेन्स एरिया में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो नॉर्मल डीजल होता है, जेल पॉइंट इज़ 0 डिग्री. यानी कि अगर वो 0 डिग्री पे चला गया तो वो जम जाएगा और उसके बाद वो यूज़फुल नहीं हो पाएगा. लेकिन विंटर डीजल जो है, जो अभी डेवलप किया गया है IOC के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, इट हैज़ अ लो पोर पॉइंट, द टेम्परेचर बिलो विच द लिक्विड लूजेस इट्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ -33 डिग्री सेल्सियस. यानी कि -33 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर टेम्परेचर चला जाता है, और अक्सर लद्दाख में इतना टेम्परेचर चला भी जाता है, सो अगर वहाँ पर चला जाएगा, सो इस केस में आपका जो डीजल है वो जमेगा नहीं, मेकिंग इट केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग द एक्सट्रीम विंटर वेदर कंडीशंस इन लद्दाख. इट ऑल्सो मीट्स द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ BS6 ग्रेड. सो BS6 के जो नए बेसिकली आज के डेट में स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उनको भी मीट करता है. बना कौन रहा है विंटर ग्रेड डीजल को? पानीपत की जो रिफाइनरी लगी हुई है हरियाणा में IOC के द्वारा, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है. सो इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट. हमारे बेसिकली जो आर्मी के लोग वहाँ पे तैनात हैं उनके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फ्यूल, लो टेम्परेचर्स रीजन सच एज लद्दाख वेयर ऑर्डिनरी डीजल
कैन बिकम अनयूजेबल। सो इसको लेके सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ और इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड आपको काफ़ी चीज़ें मैंने कोशिश तो की है समझाने की। साइंस एंड टेक थोड़ा टॉपिक अक्सर पेचीदा होता है, बट आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।